So today I am conducting this fifth difficulty session on gravitation. कल का एक प्रॉब्लम था नंबर 207, उसको मैं फास्ट रिवाइज कर लेता हूं। याद रखें कि अर्थ का स्पिन रहता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करेगा इन द सेम डायरेक्शन, then the relative angular velocity will be equal to velocity of the satellite minus angular velocity of the earth। अगर वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का तो है, सैटेलाइट का भी अगर वेस्ट टू ईस्ट अगर रहता है तो रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आपको मिलेगी बाय सबट्रैक्टिंग, और अर्थ का स्पिन मोशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और सैटेलाइट का अगर रहता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, एंगुलर वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी एंड यू गेट द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सो वेल, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें होता ही है। सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी विल गेट एडेड अप, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। नंबर नेक्स्ट इज 219 there. For number 219, let's see what is given in the problem there. 219 में the ratio of escape kinetic energy, the ratio of kinetic energy required to be given to escape it to the kinetic energy required so that the satellite goes in the circular orbit, ये निकालना है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर उसको बाहर अगर निकालना है तो आप एनर्जी कितनी देंगे? एनर्जी आप जो देंगे इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट इट एस्केप्स। अगर उसको रिवॉल्व करना है तो आप उसको वेलोसिटी देंगे हाफ एम वी सी स्क्वायर। रेशियो निकालने के लिए इट इज E1 अपॉन E2, तो यहां पर आएगा वी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर, और v का मतलब होता है √2vc। v इसके वेलोसिटी कितना रहता है? √2vc, एंड सो दिस व्हेन डिवाइडेड आपको रेशियो मिलेगा इक्वल टू 2, एंड दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट नंबर इज 222। A satellite of mass m is revolving around the earth, height h above the earth, g is acceleration, gravitational intensity at the earth's surface, r is the radius of the earth, the kinetic energy of the satellite कितना रहेगा पूछा गया है। वो रिवॉल्व करता है और उसकी हाइट दी है टू बी इक्वल टू h, सो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब ये होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी हाफ m, वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये मिल गया आपको, एंड सो दिस इज इक्वल टू हाफ m, इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर, तो आपको ये मिलेगा हाफ m gm अपॉन, और ये रहेगा r प्लस r, बिकॉज हाइट कितनी उसकी r है। इनफैक्ट द हाइट इज गिवन टू यू एज टू बी इक्वल टू r, तो मुझे अल्टीमेटली यहां पर मिलेगा हाफ gm m अपॉन 2r। gm की जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं r स्क्वायर g m अपॉन 2r, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 1/4 m g r। ध्यान में रखेंगे, इसको बहुत बार यूज किया है। gm is r square g and is also equal to r plus h the whole square into gh, ये स्पेशली आप याद रखेंगे। The next problem is 225 there. नंबर 225 में आपको क्या निकालना है देख लेते हैं। In number 225, mass of the earth is given, mass of the moon is also given, the potential energy of the object of mass m, it is at a distance of capital R from the center of the earth. It is at the distance of R from the center of the earth, and it is at a distance of small r from the moon. Distance of small r from the moon, which is mm, और एक रिलेशन दिया है कि mass of the earth is 81 times mass of the moon. This is what is given to you. अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है, आप उसको ऐड करेंगे, अलजेब्रिक एडिशन,
So the potential energy will be equal to G, mass of the earth into mass. This is mass of the earth. Now we have पार्टिकल का मास स्मॉल है ना, तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा? इट विल बी G m अपॉन द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू r. ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अर्थ, ये कितना आएगा? डेफिनेटली विद अ माइनस साइन, प्लस क्या रहेगा? इट विल बी माइनस G m इंटू m अपॉन r. इस चीज को फिर से एक बार समझ लेंगे. द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ लेंगे इंटू m विद अ माइनस साइन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून एंड द पार्टिकल, मास ऑफ द मून लिया आपने, दैट्स व्हाट यू गेट. तो यहां पर एक काम करेंगे, माइनस G को बाहर निकालेंगे, m को बाहर, और एक बात यहां पर बचा हुआ है me, और यहां पर इट इज इक्वल टू प्लस मास ऑफ द मून, यहां पर अपॉन स्मॉल r, एंड दिस इज अपॉन कैपिटल R. और एक बात यहां पर देखे रखी है उन्होंने, दैट mass of the earth is equal to 81 times, so this is equal to G m. तो यहां पर मैं 81 mm मास ऑफ द मून अपॉन r प्लस मास ऑफ द मून अपॉन स्मॉल r हमने इंसर्ट कर लिया. सो अल्टीमेटली आपको मिलता है द इक्वेशन टू बी इक्वल टू, व्हाट इज दैट? इट इज इक्वल टू माइनस G m, और यह रहेगा इट इज माइनस G मास ऑफ द मून, मास ऑफ द पार्टिकल, और यह रहेगा 81 टाइम्स 81 अपॉन कैपिटल R प्लस 1 अपॉन R. दिस शुड बी द आंसर. थोड़े से टर्म से कंफ्यूज कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू माइनस G मास ऑफ द मून, और ये मास ऑफ द पार्टिकल है. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ. सो यहां पर आंसर आई थिंक इज वेरी क्लियर. सी इज द ऑप्शन. इन नंबर 227 आपको यहां पे ग्राफ दिया है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, और कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है ये आपको निकालना है. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, और जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी द काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो ये एक्सप्रेशन किसका रहेगा फॉर काइनेटिक एनर्जी? इट्स वेरी क्लियर, पॉजिटिव है. जैसा ये आर की वैल्यू, व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू आर. तो आर की वैल्यू जैसी बढ़ेगी द काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो ये कर्व हो गया. अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए आप. यहां पर ये R है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R. और एक बात, काइनेटिक टोटल एनर्जी का देख लीजिए आप, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी के हाफ है यहां पर. तो मैं ऐसा बोलूंगा टोटल एनर्जी इज लेस नेगेटिव, बिकॉज यहां पे 2 आने के कारण टोटल एनर्जी इज लेस नेगेटिव, और टोटल एनर्जी लेस नेगेटिव रहने के कारण डेफिनेटली व्हाट विल हैपन? अब ये दोनों के दोनों वैसे देखा जाए तो वी हैव नेगेटिव साइंस देयर, और नेगेटिव साइन रहने के कारण जैसे R की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन टू दिस? दिस विल बिकम लेस नेगेटिव, और ये भी लेस नेगेटिव होगा. तो इसका मतलब ये होता है ये नेगेटिव वैल्यू यहां पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज. तो ग्राफ में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं दोनों के दोनों एज R इंक्रीजेस आपकी पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव होती है,
लेस नेगेटिव होने का मतलब ये होता है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. व्हाट हैपेंस? इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. एक बात. अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. अब सवाल आता है कि दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है और टोटल एनर्जी कौन सा है. अब जहां तक टोटल एनर्जी का सवाल है, जैसे मैंने बताया, दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज यहां पर कैसा, हाफ दिस क्वांटिटी एंड दिस इज फुल दिस क्वांटिटी. टोटल एनर्जी इज डेफिनेटली ग्रेटर. ज्यादा ग्रेटर रहने का रीजन क्या है? लेट अस से मैं इसको ऐसा लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स. वो क्वांटिटी को मैंने x ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ टाइम्स x. दिस इज व्हाट x and this is half x. So definitely this quantity is more because it is less negative. Less negative का मतलब ये होता है it is more than potential energy. इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं मार्क करूंगा as the total energy और इसको मार्क करेंगे as the potential energy. मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वांटिटी को मैंने x ले लिया, तो u is equal to minus x and this is equal to minus x by 2. तो what is happening? ये दोनों को अगर कंपेयर करना अगर है, तो ये क्वांटिटी, आई पुट इट दिस वे, माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज व्हाट लेस नेगेटिव है. इसलिए दिस इज द रिलेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड. इसलिए मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया फॉर टोटल एनर्जी और इसको सिलेक्ट किया फॉर पोटेंशियल एनर्जी. द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप मुझे बताया गया है 239 के लिए, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज गिवन टू यू. और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आपको दिया गया उसकी हाइट कितनी है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर निकालना है एट दैट पर्टिकुलर हाइट, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एंड डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू जीएच. आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको ऐसा नहीं लिखते, मैं ऐसा लिखूंगा, द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, द फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीएच. तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय एसी, एंड दिस इज इक्वल टू जीएच एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर. ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा इससे. जस्ट कैलकुलेट करो अप्रोक्सीमेशन से या कैसे भी करो आप. व्हाट इज गिवन टू यू. बाकी का डेटा तो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन g की वैल्यू मैं लेता हूं टू बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और हाइट मैं इसको लेता हूं टू बी इक्वल टू, इन्होंने यहां पर हाइट दिया है टू बी इक्वल टू हाउ मच, 35,000. इसको नियरली हम लेंगे टू बी इक्वल टू 36,000. तो ये रहेगा मेरा 36,000. रेडियस ऑफ द अर्थ 6400. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 10 टू द पावर 3 मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली इसको स्क्वायर भी कर लेंगे अपन टू गेट द रिजल्ट. नाउ इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 00412 42,400 मिलता है. तो अल्टीमेट answer will be equal to 6.6 into 6 upon ये कितना मैं लेता हूं 42.4. ये मैंने ले लिया, इसका एडिशन 13 प्लस आ गया. यहां पर आप देख लीजिए मैंने 42 लिया है. इसका मतलब ये होता है कि मैं 1 2 3 4, इसको मैंने डेसिमल पॉइंट कितने शिफ्ट किया है 36 का मतलब है 1 2 3 3 ले लिया, और इसका भी ले लिया 1 3. तो ये कितना होगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 3, ये 6 और फिर 12 अपॉन 12 हो गया. सो 10 टू द पावर 12. तो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 1. वेल ना एक्सपेक्टेड जो भी है, it is equal to how much,
6.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, और ये रहेगा 39 10, और ये रहेगा 42.4। इसका आंसर नियरली इक्वल टू जो भी आता है कैलकुलेट कर देंगे टू गेट द रिजल्ट। ये इसको अगर मैंने कर दिया टू बी इक्वल टू 400 अपॉन 4200, ये डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट कर लिया, इसको एक शिफ्ट कर लिया, तो ये इतना आ गया। ये दिस विल बी 100 101, तो जो भी आता है आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट चेक कि इसका आंसर कितना आता है। मैंने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से तो कर लिया है, लेकिन आप एग्जैक्टली उसको करके देख लेंगे कि व्हाट शुड बी द आंसर। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन फॉर्मूला उसको ये यूज करना है, इट इज gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर टू गेट द रिजल्ट। फॉर प्रॉब्लम नंबर 239 शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप थोड़ा चेक कर लीजिए फॉर्मूला जो यूज करना है, जो मैंने बता दिया था, ठीक है। दैट शुड बी वेरी क्लियर। 247 के लिए चूज द रॉन्ग ऑप्शन। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसके तरफ। फॉर 247 मैं दो बातें बताऊंगा आपको। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। और ये जो दूसरा इक्वेशन है F इज इक्वल टू m इंटू a, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है। और ये जो सेकंड इक्वेशन जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। फर्क समझ लीजिए आप, ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। और यहां पर यह है इनर्शियल मास। मास बढ़ेगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू गिव एक्सीलरेशन। से मुझे 1 kg का मास है, 2 kg का मास है, 3 kg का मास है, सबको एक्सीलरेशन देना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एग्जैक्टली क्या होगा इसमें, जैसा मास बढ़ते जाएगा और एक्सीलरेशन आपको सेम देना है, तो फोर्स यहां पर डिफरेंटली बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे आप इनर्शियल मास। तो याद रखेंगे, यहां पर जो मास आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास, और सेकेंड यहां पर जो मास आता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। फर्क समझ लीजिए आप। दिस इज व्हाट, ये क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, यह हो गया ग्रेविटेशनल मास। और ये क्वांटिटी बढ़ती है तो इनर्शिया बढ़ेगा, ऑपोजिशन टू फोर्स ज्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ये दोनों फर्क है। दोनों के डेफिनेशन अलग है, दे आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उसका यूनिट सेम है, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम। ये स्पेशली ध्यान रखेंगे आप। अभी इसी रेफरेंस में पहला ऑप्शन, inertial mass is the measure of difficulty of accelerating body by an external force, whereas gravitational mass is the relevant in determining the gravitational force on it। बिल्कुल करेक्ट है। inertial mass का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ डिफिकल्टी, और ग्रेविटेशनल मास का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसका रिलेशन आता है। बिल्कुल सही है। बी, ग्रेविटेशनल मास एंड inertial mass are equal in experimental results, they are equal in experimental results। डिफाइन करने का तरीका आउटसाइड डिफरेंट है, लेकिन दे आर इक्वल इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, वो सेम ही आते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज ड्यू टू द इक्वलिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शिया। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल का मास कुछ भी रहने दीजिए आप, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहने वाला। रीजन बता देता हूं मैं क्या है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। एक पार्टिकल को आपने ऊपर से गिरा दिया है, छोड़ दिया उसको, उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, फोर्स अपॉन मास। ये जो फोर्स है ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और ध्यान में रखेंगे ये है इनर्शियल मास। दिस इज व्हाट इज गिवन। सो A इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m, लेकिन यह है आपका ग्रेविटेशनल मास, ध्यान में रखेंगे। दिस इज ग्रेविटेशनल मास और ये इनर्शियल मास है।
देख लीजिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? m इंटू जी है, और ये m क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल मास रहेगा, एंड दिस इज इनर्शियल मास। इट इज फाउंड दैट एक्सीलरेशन, कोई भी मास रहने दीजिए, एक्सीलरेशन रिमेन सेम। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास दोनों कैंसिल हो रहे हैं। उसका दो ही मतलब, एक के मतलब होता है कि इफ a इज इक्वल टू g फॉर ऑल द बॉडीज, मीनिंग बहुत क्लियर है दैट ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, they are equivalent, they are not same, they are not same, they are equivalent. Experimentally it works out to be same, लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग है दोनों का। so they are different terms but they are equivalent। ये स्पेशली ध्यान में रखेंगे। ये कैसा मास है? इसके बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, इसके बढ़ने से इनर्शिया बढ़ेगा। ये फैक्ट है कि सब बॉडीज का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों कैंसिल होते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड्स आर सेम। ऐसा हम उसको लाइक दिस, दे आर इक्विवेलेंट इन दैट सेंस, बट नॉट इक्वल। टू रिमेंबर दिस। सो डी ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी तीनों सही है, लेकिन सही हमको सही निकालना नहीं, गलत निकालना है। The gravitational mass of the particle like proton can depend on the presence of the neighboring heavy objects, but the inertial mass cannot. Gravitational mass of a particle, gravitational mass किसी के भी presence पे depend नहीं करता है, वो जो है वैसा ही रहेगा। It cannot be affected by the presence of the other masses, इसीलिए the D option is wrong. For number 251, वहां बात कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जब मैं लूंगा तभी उसको करूंगा। अभी नाउ करने का कोई मतलब नहीं आता, वहां पे आइडिया क्लियर है। सिर्फ बात कर दीजिए वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिलेशन है दोनों के बीच में, गेट टू नो। 256 मल्टीपल्स ऑफ 4 में आता है, मैंने इसको कंप्लीट किया था। रिपीटेशन आखिरी में करेंगे, रिपीट एक बार कर चुका हो, फिर भी आपको अगर लगता है तो आप मार्क करेंगे आपके कॉमन ग्रुप में। आई जस्ट रिपीट इट अगेन। 262 के लिए देख लीजिए आप, the mass and diameter of the planet are twice that of the earth, the time period of the pendulum on this planet आपको पूछा गया है। नंबर 262 के लिए आप देख लीजिए व्हाट इज गिवन दैट। इसमें दिया गया है कि mass and diameter both of them are twice. Say 1, I am taking this for the earth subscript, 2 मैं लेता हूं planet के लिए। तो अभी एक काम करेंगे, this t is equal to 2 pi root of L upon G, so the periodic time depends on G, और आपका G की वैल्यू क्या है? It is equal to Gm upon R square। तो जो प्लैनेट जो है उसका मास m2, it is equal to 2 times mass of the earth, diameter is equal to 2 times diameter of the earth, and the radius is equal to 2 times, ये दिया गया है। So we have G2 upon G1 is equal to, what is that? M2 upon M1, and this will be R1 square upon R2 square. So M2 upon M1 is equal to 2, and R1 upon R2 is equal to half the whole square. तो मुझे यहां पर ये मिलेगा equal to half। तो ultimately I have G2 upon G1 is equal to half। ये रिलेशन मुझे मिल चुका है। अब पीरियोडिक टाइम का यहां तक सवाल है। T2 upon T1 is equal to, कॉमन टर्म्स कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, सेम है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 upon 1 है, तो ये रहेगा 1 upon 2। बहुत बार डिस्कस कर लिया मैंने। 2 upon 1 का मतलब रहेगा, ये डिनोमिनेटर में है तो यहां पर 2 upon 1 है, तो वो क्या रहेगा 1 upon 2। तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू √2। सो इट विल मीन दैट आपको पूछा गया है, सो पीरियोडिक टाइम हियर इज इक्वल टू √2 टाइम्स T1। सो पीरियड of the planet of the pendulum on this planet will be √2 times that on the earth। 264 मार्क किया है, dependence of intensity of gravitational field of the earth with the distance from the center। अभी आप देख लेंगे
काफी बार इसको रिपीट कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से रिपीट करना जरूरी लग रहा मुझे यहां पर। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू GM अपॉन R³ और ये रहेगा R। इसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, जैसे GR अपॉन कैपिटल R, G के जगह में GM अपॉन GM के जगह में, या G के जगह में GM अपॉन R को सब्स्टिट्यूट करने से अल्टीमेटली मिल जाता है। इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड R इज डायरेक्टेड अवे, इसलिए माइनस साइन आया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड R इज डायरेक्टेड अवे, इसलिए वहां पर माइनस साइन है। तो यहां पर आपको ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा? इनसाइड के लिए यह फॉर्मूला है, एंड फॉर आउटसाइड आपका फॉर्मूला रहेगा GM अपॉन R और यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। अंदर में कितना है? GM अपॉन R³ और आउटसाइड में कितना है? GM अपॉन R²। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सपेक्टेड क्या है? ग्राफ E और इसके बीच में ये टर्म कंप्लीटली कांस्टेंट है, सो इट विल मीन दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो टिल द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहां तक। उसके बाद व्हाट विल हैपन? जैसे R की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, इट विल बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं। यह फॉर्मूला मैंने GD के लिए बहुत बार लिख लिया है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन डिफाइन अलग तरीके से किया है। इसका फॉर्मूला क्या है? GM अपॉन R³ इंटू R। माइनस साइन का रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ग्राफ ऑफ E और R के बीच में हो रहा है कि तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद बाहर के पॉइंट्स के लिए GM अपॉन R² और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर R लेंगे अपन। यहां पर भी सेम चीज है। माइनस साइन आने का रीजन क्या है? E इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड R इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इसलिए माइनस साइन आपको मिलती है। लेकिन जैसे R की वैल्यू बढ़ेंगी, दिस विल बिकम लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का मतलब है द वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस शुड बी द ग्राफ, एंड कौन सा ग्राफ यहां पे मैच करता देख लीजिए। ए इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन रह ही सकता है, बिकॉज सेकंड ग्राफ पे उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन रखा दी है, उन्होंने उसको कर्वेचर दे दिया है। कर्वेचर इज जस्ट नॉट पॉसिबल। क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, यहां पे इट विल बी कर्व्ड। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। For number 265, a body is projected vertically from the surface of the earth with the velocity equal to half the escape velocity. The maximum height attained by it, which is projected half the escape velocity. The 265 में उसकी velocity है equal to half the escape velocity. Conservation of total energy, इसी को यूज करेंगे। Total energy on the surface is equal to total energy height h। सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा GMM अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m VE², एंड दिस इज इक्वल टू हाइट h पे अगर पहुंचता है तो उसके एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन R प्लस h। काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमको हाइट h निकालना है। एक काम करेंगे, इसको थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए आप, एंड द डेटा विच इज गिवन टू यू, आपका आंसर वेल। और एक काम कर लेंगे हम, दिस इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, और ये रहेगा हाफ। इसका फॉर्मूला मैं यूज करता हूं 2 टाइम्स, एक्चुअली इट इज √2 GM अपॉन R। तो स्क्वायर करने के बाद ये बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन स्मॉल r। ये मिल गया आपको। सो प्रिसाइजली
what will happen here? एक माइनर मिस्टेक यहां पर हुई है, इसमें V आपको लेना है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, वेलोसिटी कितना दिया आपने, हाफ दिया है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना था, V अपॉन 2, और V अपॉन 2 मैं लिखता हूं तो डेफिनेटली यहां पे 4 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ये 1/4 हो गया, तो दिस विल बी माइनस 3/4 gm upon r, and this is equal to minus gm upon r. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए, तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे मिलेगा 3/4 r is equal to what is that, 1 upon r plus h. तो 3 times r plus 3 times h is equal to 4r. And so we have 3h is equal to r, so h is equal to r by 3. This should be the answer. Sir, क्या यूज किया आपने, total energy is conserved. Total energy on the surface is equal to total energy at height h. Potential energy कितना रहेगा, minus gmm upon r. Kinetic energy कितनी रहेगी, half m v. Velocity की जगह में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, v upon 2. पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट पे कितना रहेगा, gmm अपॉन r प्लस h प्लस 0, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 हो चुकी है. After 265, the number is 284. A body is projected with a velocity equal to n times escape velocity. Will escape the gravitational field of the earth with a velocity equal to how much? 284 में किस प्रकार से दिया देख लीजिए. From the surface of the earth, the body is projected with velocity equal to n times ve. इंफिनिटी पे जब वो पहुंच जाएगा तो इट विल हैव वेलोसिटी इक्वल टू v. अगेन यूज, और हमको क्या निकालना है, एट इंफिनिटी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये हमको निकालना है. अगेन सेम थिंग, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी में ले लेता हूं. टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस कितना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी gmm अपॉन r, और यहां पर रहेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m n ve द होल स्क्वायर, ये रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी कितनी, 0 है, और सिर्फ उसकी वेलोसिटी v अगर है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. तो अल्टीमेटली लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस नाउ. यहां पर मुझे अभी क्या निकालना है, आई एम सपोज टू फाइंड आउट v, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है. ये हम कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट, तो यहां पर मुझे मिलेगा माइनस gm अपॉन r, हाफ तो है यहां पर, प्लस हाफ n स्क्वायर, और ये v स्क्वायर का मतलब होता है √2 gm अपॉन r, तो ये रहेगा 2 times gm अपॉन r, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर. सो वेल, यहां से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, gm को डेफिनेटली बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा gm अपॉन r, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1. वेल, आंसर किस फॉर्म से दिया हुआ है इसको भी समझ लेंगे. सो दैट इज gm, सो दिस इज इक्वल टू -1, और ये रहेगा प्लस, ये निकल चुका है बाहर में, ये दोनों कैंसिल, तो ये रहेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2. सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स gm अपॉन r, और ये रहेगा n स्क्वायर -1. ये फिर से आता है टू बी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, तो ये रहेगा ve स्क्वायर, और ये रहेगा n स्क्वायर -1. दिस शुड बी द आंसर. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. मैं रिपीट कर रहा हूं इसको.
यहां पर वेलोसिटी कितना n टाइम्स v है, यहां टोटल एनर्जी कितना रहेगा पोटेंशियल माइनस g mm अपॉन r, काइनेटिक एनर्जी हाफ m n इंटू v द होल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है, यहां काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ m v स्क्वायर, और हमने यहां पे किया कुछ भी नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लिया है एंड अल्टीमेटली इसको फिर से एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी. If g is inversely proportional to r cube instead of r square, रिलेशन पीरियोडिक टाइम और r के बीच में क्या रहेंगे ये पूछा गया है. आप देख लीजिए यहां पर g is inversely proportional to r cube. हम नोट क्या करते हैं that the gravitational force provides the necessary centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स आपका यह है, दिस विल गेट कैंसल्ड. और एक बात है दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नहीं लेते हुए, अच्छा वेल एनीवे दिस mg इज इक्वल टू g mm r स्क्वायर के जगह में हमने r क्यूब ले लिया है, ये m कैंसल हो गया, तो अल्टीमेटली वी हैव gm अपॉन, ये r को इधर लेके जाएंगे, r रेज टू 4 इज इक्वल टू दिस, और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन t द होल स्क्वायर. तो अल्टीमेटली मुझे ये मिलेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r रेज टू 4 अपॉन gm. रूट अगर मैं निकालता हूं तो मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई, और यहां पर ये रहेगा इक्वल टू r स्क्वायर 1 अपॉन रूट ऑफ gm. तो इन फैक्ट व्हाट हैज हैपेंड हियर, t is directly proportional to r square. या आपका आंसर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, the gravitational force is provided by the centripetal force is provided by the gravitational force. ये आपको रिलेशन मिल गया, कैंसिलेशंस करने के बाद अल्टीमेटली ये रिलेशन आ गया, और ओमेगा स्क्वायर की जगह में मैंने लिखा 2 पाई अपॉन t द होल स्क्वायर, रीअरेंज किया टर्म्स को, स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे ये मिल गया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. So ultimately we have t is directly proportional to r square. ये रिजल्ट आपको मिल गया है. The next problem is 291. 291 में क्या पूछा गया इसको समझ लेंगे अपन. A geostationary satellite is revolving around the Earth. To escape from the gravitational field, velocity must be increased by how much? अब geostationary satellite है, it is revolving, तो उसकी velocity कितने रहेंगे? It will be equal to vc, the critical velocity. Escape velocity is equal to how much? For it to escape, it will be equal to this quantity here. I think that is also very clear. Now, our escape velocity, to make it escape from the gravitational field, by how much the velocity must be increased? ये पूछा गया है. So well, यहां पर थोड़ा सा ये एम्बिगुअस हो चुका है. इट इज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विच इज गिवन टू यू, उसकी हाइट काफी रहती है. तो बेसिकली सॉल्व करने का तरीका स्लाइटली डिफरेंट है. यहां पर दिस VE इज इक्वल टू रूट 2 VC. ये हम साबित कर सकते हैं. दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग very close to the Earth's surface. तो ये फॉर्मूला पॉसिबल है. तो एडिशनल स्पीड आपको जो देनी पड़ेगी दैट विल बी इक्वल टू VE माइनस VC अपॉन VC into 100. This will be the percentage increase. This will be equal to root of VC minus VC upon VC into 100.
VC थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 - 1 into 100, तो ये रहेगा 1.414 - 1 into 100, तो अल्टीमेट आंसर आपका रहेगा 41.4। इतने परसेंटेज से अगर आप बढ़ाएंगे तो इट विल डेफिनेटली एस्केप। अब एक बात मैं यहां पे पॉइंट आउट करूंगा, ये फॉर्मूला आपका लागू होता है, इट इज एप्लीकेबल इफ दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट व्हिच इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उसके लिए वैलिड है। तो दिस इक्वेशन की वैलिडिटी रहेगी फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट रहती है 36,000 किलोमीटर्स। अब 36,000 किलोमीटर्स पर रहने का ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, बट आंसर उसी प्रकार से दिया है, तो ऐसा मान लेंगे कि जियो स्टेशनरी की जगह में आप वहां पे कैंसिल करके लिख सकते हैं फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस आप उसको लिख सकते हैं, उसकी बेसिस पे हमने इसको कैलकुलेट किया इनफैक्ट। एक काम करेंगे, अभी आप काफी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं और मेरे ख्याल से नेक्स्ट डिफिकल्टी सेशन में आई थिंक दिस विल बी कंप्लीटेड। जो प्रॉब्लम्स मल्टीपल्स ऑफ 4 मैंने कर लिया है, आपको अगर लगता है कि प्रॉब्लम रिपीट होनी चाहिए 2-3 प्रॉब्लम्स जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसको मैं रिपीट भी कर लूंगा इन द नेक्स्ट सेशन। सो ये जो प्रॉब्लम्स है अभी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें, और आप ग्रुप में जब डालेंगे व्हाट्सएप पर, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 रहने के बाद भी जो चाहते कि आपने रिपीट करनी चाहिए उसको हम रिपीट भी कर लेंगे। सो डू मार्क इट नेक्स्ट टाइम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो डील करने वाला हूं, इट विल बी ऑन इलास्टिसिटी। मेरे ख्याल से वो चैप्टर बागड़े सर ले चुके हैं। इलास्टिसिटी के बाद मेरा ऑसिलेशन रहेगा, और ऑसिलेशन के बाद इट विल बी वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव्स। ये सब चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। So my next chapter will be on elasticity. Do remember this. So you can start with the revision so that we can deal with the JEE NEET portion. Thank you.